वेलकम इन सक्सेस कैरियर मुखर्जी नगर। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी एग्जाम आया था ये उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है और आगामी जो एग्जाम होगा उसमें इस क्लास से जो मैं एक सेशन चलाने जा रहा हूँ अभी एनिमल और हस्बेंड्री का और एग्रीकल्चर का, इसमें से आपके सभी क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो चलिए आपको मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पशुओं में एक्टिविज्म किससे संबंधित है? पशुओं में एक्टिविज्म संबंधित है गुणों की पुनरावृत्ति होना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जीवों में कभी कभी अकस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान जातीय लक्षण न होकर निम्न वर्ग या पूर्व जाति का होता है, फिर अचानक किसी जीव में उभर आता है। इसे गुणों का पुनरुक्ति प्रोजात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं का जन्मगत कर्मियों में क्या कारण है? पशुओं में जन्मगत कमियों का क्या कारण है? वही कारण है जो ह्यूमन में होता है, अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता। जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में बीमारी आ जाती हैं उनको जन्मजात कमियां बोलते हैं। पशुओं में जन्मजात पैदाइशी कमियों का कारण अनुवांशिकता होती है। अनुवांशिकता में माता पिता के गुणसूत्रों से उनमें उपस्थित विकार कमियां नवजात बच्चों आ जाती है, जिससे शिशुओं में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध जवर पशुओं में किस तत्व की कमी से आता है? दुग्ध जवर पशुओं में किस कमी से आता है? तो ये आता है भाई आपका कैल्शियम की कमी से। जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि कैल्शियम की बोतल लेकर आते हैं पशु, जो दुधारू पशु होते हैं उनको देने के लिए, ताकि उनमें कैल्शियम की कोई कमी ना हो। पशुओं में दूध जवर कैल्शियम की कमी से होता है। ये अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इसमें शरीर में कैल्शियम कमी हो जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर या रिनट्स की बीमारी में दिया जाता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि मिल्क फीवर की बीमारी कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस इंजेक्शन का नाम है कैल्शियम ग्लूकोनेट 25%। यह दवाई बाजार में माइफैक्स के नाम से मिलती है। कौन सी? कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो बाजार में इसका क्या नाम है? माइफैक्स। ये बीमारी काफ़ी बार पहले भी एग्जामों में पूछी जा चुकी है और आगे भी इसको पूछने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। पशुओं में खुरपक्का एवं मुंहपक्का बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होती है? ये भी आपके बरसाती मौसम में होती है। और एक ये वायरस रोग है खुरपक्का और मुंहपक्का, जो अक्सर पशुओं में आता है। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है। भारत में एशियाई फर्स्ट विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है। पशुओं के खुर, मुंह व थनों तथा आयन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा घट जाती है। पशु दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसके बचाने के लिए पशुओं को खुरपक्का मुंहपक्का वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए। रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होती है मुर्गियों में। किसमें होती है? मुर्गियों में। डी ऑप्शन होगा आपका, मुर्गी। रानीखेत एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक मुर्गी रोग है। इस रोग के विषाणु पैरामाइक्सो को सबसे पहले वैज्ञानिक ने वर्ष 1639-40 में उत्तराखंड, भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। रानीखेत रोग बहुत से पक्षी, ये आपको उदाहरण दिए गए हैं जिन जिन में ये रानीखेत रोग होता है। इनके उदाहरण हैं जैसे मुर्गी, टर्की, दो तो ये होगी, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि। ये जो सभी पशु हैं इनमें ये रोग होता है। और एक ये मुर्गी और टर्की, इनमें रानीखेत बीमारी हो जाती है। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? मिट्टी का स्थायी गुण कौन सा है? ये है भाई गठन। मृदा स्थायी गुण गठन, सोयल टेक्सचर होता है। मृदा खनिज का कण विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें जो खनिज पाए जाते हैं मृदा में अलग अलग इनके आकार होते हैं और प्रकार भी। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट, कले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? ऑक्सीजन को कौन सा अम्ल सोखता है?
पायरोगोलिक अम्ल, ये तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा। मैं सभी ऑप्शन आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इससे बच्चे बोर हो जाते हैं, डायरेक्ट जो उत्तर है वही बता रहा हूँ। पायरोगोलिक अम्ल है जो ऑक्सीजन को सोख लेता है। पायरोगोलिक अम्ल जलीय पौधे माइरोफाइलम स्पाइकेटम से प्राप्त किया जाता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये जो अम्ल है अपना पायरोगोलिक अम्ल, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है कहाँ से, यहाँ से, माइरोफाइलम स्पेक्ट्रियम से प्राप्त किया जाता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगहीन विलयन से भूरे रंग के विलयन में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 8। पौधों को जिन दो तत्वों की शाब्दिक आवश्यकता होती है वह है पोटाशियम और, इसने बोला कि पौधों को दो शाब्दिक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक तो इसने बता दिया, एक कौन सा बता दिया कि एक तो भाई पोटाशियम है, दूसरा कौन सा है, दूसरा भाई नाइट्रोजन, जो 78% हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और आपको एक अलग से जानकारी बता दूं, नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों में रोग हो जाते हैं, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं, और हरी खाद में हम फसल बोते हैं जैसे मूंग की और दलहन वगैरह की कुछ फसलें बो देते हैं जो हरी खाद में प्रयोग की जाती हैं। पौधों को शाब्दिक आवश्यक तत्व हैं जो है कि एक तो नाइट्रोजन, अभी हमने निशान लगाया, एक फास्फोरस है और एक पोटाशियम जो इसने दिया था, जिनके कार्य मुख्य हैं। अब नाइट्रोजन क्या करती है भाई, नाइट्रोजन करती है पौधे नाइट्रोजन से अमीनोमल, प्रोटीन, जीव द्रव्य, विटामिन, हार्मोन्स एवं एंजाइम का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से इन चीज़ों का निर्माण होता है, अमीनोमल, प्रोटीन, जीव द्रव्य, विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, और ये क्लोरोफिल। और ये काम किस कौन कौन सी प्रोसेस में आता है नाइट्रोजन, एक तो क्लोरोफिल में जो पौधे के पत्ती में पाया जाता है, एक प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। फास्फोरस कोशिका है, ये कोषा नहीं है, कोशिका विभाजन है। न्यूक्लिक कमल के निर्माण को फास्फोरस काम आता है, कोशिका विभाजन में, न्यूक्लिक कमल में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब पोटाशियम किस कहाँ काम आता है, पोटाशियम एक तो जड़ों को मजबूत बनाता है, नंबर 1। अगला सूखने से बचाता है, जो पेड़ को सूखने से बचाएगा तो गिरने से भी बचाएगा, तो ये गिरने वाला रहा, गिरने से ही बचाता है। कीट व रोग के प्रति रोधकता बढ़ाना इसका कार्य है पोटाशियम का। पौधों में जल की कमी को पूरा करता है कौन, पोटाशियम। प्रोटीन निर्माण में सहायक है पोटाशियम, और पौधों को शक्ति प्रदान करता है। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है, अभी मैंने बताया था हरी खाद को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ फसल बोते हैं, वो किसकी कमी को पूरा करते हैं, वो हम उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ये वो फसल हैं जो हमारी खाद के रूप में बोते हैं, नील, मसूर, खेसरी, मूंग, सेंजी, और इनसे इतने प्रतिशत क्या होती है मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त में होती है, ये आप देख लेना। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती खेती की फसल कौन सी है, इसने पूछा उस खेती का नाम बताया जो जिसमें सबसे ज़्यादा मशीनें यूज होती हैं, तो उसमें होती हैं वही गेहूँ में होती है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती की फसल है जो गेहूं है। यांत्रिक खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज़्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना। गन्ना उत्पादन कृषि यंत्रों का योगदान अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। वाटर हार्वेस्टिंग का शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था भाई मायोर्स ने, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इतना याद रखो। धान के थ्रेसर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है, ये होता है भाई खूटी प्रकार, पैक टाइप। इसमें भीतर ऐसे ऐसे खूटियाँ होती हैं, ये घूमती हैं। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी देश कौन सा है। आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा उत्तम सिंचाई ड्रिप सिंचाई मानी जाती है, जो
और उसमें सबसे अग्रिम प्रदेश जो सबसे आगे है ड्रिप सिंचाई में, वो आपका प्रदेश है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का में 32 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जिसमें 6 लाख यानी आपका 18% भूमि पर ड्रिप सिंचाई की जाती है। सर्वप्रथम ड्रिप सिंचाई को इजराइल देश में अपनाया गया था। इजराइल देश से लिए हमने ड्रिप सिंचाई। ये ड्रिप सिंचाई होती है जैसे हमने लाइन में हम पौधे लगा देते हैं ऐसे, फिर इनमें जड़ों के पास एक पाइप लगा देते हैं जो बूंद बूंद इनकी जड़ों में डालते, उसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। भूमि की आर्द्रता का मापन किस मीटर से किया जाता है? ये किया जाता है आपका पोटोमीटर। पोटोमीटर से हम हवा की नमी मापते हैं, भूमि की नमी मापते हैं पोटोमीटर से, हवा की नमी मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है। रिपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? रिपर का प्रयोग किया जाता है फसल कटाई में। फसल कटाई में आपको पता है जब गेहूँ काटते हैं तो उसमें रिपर काम आता है। डिस्क हैरो की वेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? गैन कोण, घुमाव कोण, डिस्क कोण, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। ये तीनों कोण बढ़ाए जाते हैं जब हैरो की गहराई बढ़ाई जाती है, ताकि वो ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा जा सके। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? जेली कौन से फल से बनाई जाती है भाई? अमरूद से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? अमरूद से। ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पैक्टिन एवं एसिड प्रचुर मात्रा में हो। ये फल है अमरूद है, सेब है, करौंदा है एवं रोजेल है। अमरूद जेली बनाने के सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि इसमें पैक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये कारण है अमरूद से जेली बनाने का। कुकर बीट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का आकार क्या होगा? ये होगा भाई 10 से 15 सेंटीमीटर। व्हाट हिंदी में बताते हैं इंग्लिश। खरबूजे के लिए बीज दर मतलब कितने हेक्टेयर में कितना बीज डालना चाहिए खरबूजे का? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अभी भी हरियाणा पुलिस में से रिलेटेड आया था, जिसमें बाजरे के लिए पूछा गया था कि 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम डालते हैं। अभी मैं आपको सारी फसलों के और सब्जियों के बता दूंगा। खरबूजे के लिए बीजदार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है जी आपका 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरबूजे बीज बोए जाते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है उनको कितनी कितनी दूरी पे बोना चाहिए। तो जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उसमें हमें इसको बोना चाहिए, ये 3 डायरेक्शन, ये 1.5 गुणा 0.9 मीटर की दूरी हो, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई इतना उनमें गैप होना चाहिए। ये नदियों के किनारे हो तो इतना होना चाहिए, 1.5 गुणा में 1 मीटर। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा होता है? सितंबर से अक्टूबर आपका ये महीना होता है। सलाद की कुछ किस्में जो 5 से 6 सप्ताह में हो जाते हैं। परवल एक सब्जी होती है भाई, कचरी टाइप। परवल में प्रवर्धन होता है, ये होता है लताओं की कटिंग द्वारा। आम की संघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? ये है भाई अम्रपाली। इस पर तो कोई भी निशान लगा सकता था क्योंकि और बाकी नवेरा है को नहीं दूसरी किस्म का। आम की संघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? अम्रपाली। बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? ये इसका कहना मतलब कि भाई बैंगन की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी किस तरह रह जाती हैं? पत्ती बेधक जो लीफ ऊपर बीमारी होती है ये।
अर्काशीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? अर्काशीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है? ये भाई अर्काशीतल है जो ये आपकी ककड़ी की। अर्काशीतल किसकी किस्म है? ककड़ी की। और ये ककड़ी की भाई अन्य किस्में भी हैं। एक तो बता दी अर्काशीतली, एक ये लखनऊ वाली नस्तार सिक्किम की ककड़ी, और ये जायद फसल में आती है ककड़ी। खीरा का उद्भव स्थान कौन सा देश है? खीरे का उद्भव स्थान है भाई भारत। भारत से खीरा चला है और खीरा विश्व में सलाद के लिए प्रसिद्ध है और इसका वैज्ञानिक नाम है ये कुकुम सैटिवाइस। कुकुम सैटिवाइस। और ये खीरे की प्रजाति दी हुई है नीचे। जापानीज लॉग, ग्रीन पाइन सेट, खीरा पूना, फैजाबादी तथा कल्याणपुरी मध्यम आदि। सीड प्लांट तकनीक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? सीड प्लांट तकनीक आलू को बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था? ये किया था भाई पुष्कर नाथ ने। किसने किया था? पुष्कर नाथ ने। ये आलू के बारे में पढ़ लो भाई, काफ़ी पूछा जाता है आलू के बारे में। आलू में सीड प्लांट तकनीक सन 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। इस विधि से तैयार किए गए पौधे वायरस मुक्त होते हैं। कौन सी से? सीड प्लांट तकनीक से जो हम आलू की खेती करते हैं वो पौधे वायरस से मुक्त होते हैं और तथा देश के मैदानी भागों में बीज तैयार करने के लिए काम में लेते हैं उनको। इनको सीड प्लांट वाली खेती को, आलू की। फूलगोभी के लिए बीजदार ग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सभी फसलों के बीज कितने कितने होते हैं, वो मैं आपको सभी को बताऊंगा, तो ये बारी बारी आपके सामने आते रहेंगे। फूलगोभी के लिए बीजदार ग्राम प्रति हेक्टेयर में कितनी होती है भाई? 350 से 600। 350 से 600। निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? लीफ कर्ल वायरस है भाई जो मिर्चों में आता है। कौन सा वायरस आता है मिर्च में? लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है जो इस वायरस से बच सके? वो है भाई पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला। लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी किस्म है पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, पंथ सीवन, मूसलवादी आदि। ये अपना प्रजाति भाई याद कर लेना जो किससे बचाती हैं? लीफ कर्ल वायरस से बचाती है जो मिर्चों में आता है। कौन कौन सी मिर्चों में नहीं आ सकता? ये पूसा ज्वाला में नहीं आ सकता, पूसा सदाबहार में नहीं आ सकता और पंथसी में नहीं आ सकता, मूसलवादी आदि में नहीं आ सकता। इस बीमारी का कारण क्या, कैसे पता चलेगा कि भाई या लीफ कर्ल वायरस आ गया मिर्च में? लीफ कर्ल वायरस से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और रोग के वायरस को सफेद मक्खियां फैलाती हैं। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है? ये है भाई 22 सेल्सियस। कौन सा भाई? 22 सेल्सियस। ये दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ लेना वीडियो रोक के। मटर, अलसी, लहसुन, बसरी, सोयाबीन 16 से 22 टेम्परेचर तक बोई जाती हैं। गेहूँ और जौ 23 से 30 में बोया जाता है। तंबाकू 22 से 37 सेल्सियस पर। बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्दू, कपास 30 से 35 सेल्सियस पर। उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का उपयुक्त समय क्या है? शकरकंद कब बोई जाती हैं उत्तर भारत में? तो ये बोई जाती हैं जून से जुलाई में, क्योंकि शकरकंद क्या है भाई? एक खरीफ की फसल आपकी। कौन सी फसल है? खरीफ। धानों के टाइम बोई जाती है, चावल के साथ क्या बोई जाती है? शकरकंद। उत्तर भारत में शकरकंद की बुआई जून जुलाई में की जाती है। मध्य और दक्षिण भारत में अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। उत्तर भारत में कब की जाती है? जून से जुलाई। निम्न में से कौन सा फल मार्मलैंड बनाने हेतु उपयुक्त होता है?
तो ये होता है भाई संतरा। कौन होता है? संतरा। मार्मलैंड नींबूवंशी फल जैसे ऑरेंज, मैडरीन और भाई नींबूवंशी फलों में पाया जाता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल। मैडरीन, संतरा, नींबू, ग्रेप फ्रूट आदि जिनमें से पैक्टिन और एसिड होता है। अब पैक्टिन तो अमरूद में भी होता है जिससे जेली बनती है, अभी मैंने आपको बताया था। इसका निर्मल जल या रस या गुद्दे को शकरा के साथ एक निश्चित अवधि तक बाल करता संतरा या माल्टा के छोटे छोटे एवं पतले तैयार किए जाते छिलके मिलाकर तैयार किए जाने वाला पदार्थ है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? आम की जिसमें भाई बीज नहीं होते, खाली आम आम वह कौन सी हो है किस्म? अपनी सिंधु किस्म होती है। सूरीनाम चेरी, सूरीनाम चेरी निम्न किसके लिए मूल वृंत के रूप में प्रयुक्त होती है? ये होती है भाई मीठी चेरी के लिए। ललित किस फल की उन्नति प्रजाति है? ललित भी भाई किसकी है? अमरूद की। यह जेली में सबसे उपयुक्त था, अभी बताया था मैंने। अमरूद और गरीबों का सेब कहा जाता है। अब आपको डाइट स्टैटिक जी क्या क्वेश्चन मिल गया कि भाई अमरूद को गरीबों की सेब कहा जाता है। अमरूद के बरसाती के फसल को मरगबार कहते हैं और बनारसी सुर्खी अमरूद की लाल गुदे वाली किस्म है। अब आपको ये दे दिया जाए कि लाल गुदे वाली अमरूद की किस्म का नाम बताओ, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? बनारसी सुर्खी, बनारसी सुर्खी। पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? पूसा मंजरी किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? ये है आपकी भाई लौकी की, बोटल गोड जो गोल घिया होती है उसकी। अनार की जालोर बीज रहित प्रजातियों किस राज्य में उगाने के लिए संतुति की गई है? ये की गई है भाई आपके राजस्थान में। ये कुछ फसल और दी गई हैं जिसमें अनार की प्रजातियां हैं, जैसे जालोर सीडलेस राजस्थान में सूखा और सहनशील है। गणेश मास्टर अलांदी किस्म से चयनित है। गंधारी हिमाचल प्रदेश में विदेशी किस्म है। डोलका गुजरात। कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? कैल्शियम क्लोरोप्लास्ट का मुख्य अवयव है। किसका भाई? क्लोरोप्लास्ट। कैल्शियम कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव है। कैल्शियम कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पदार्थ के संश्लेषण में भाग लेता है और यह जड़े के विकास में, कोशिका विभाजन, पौधों की वृद्धि और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? वाष्प उत्सर्जन मापा जाता है आपका भाई फोटोमीटर से। वाष्प उत्सर्जन फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये आपको बाकी जो मीटर दिए हुए हैं। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है भाई? पोटाशियम के, क्योंकि अभी बताया था कि मैंने भाई पौधों में 3 चीज़ चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और इन तीनों चीज़ तीनों ऑप्शन में पहले पे हैं। तो आप यहाँ कन्फ्यूजन बन जाएगी आपका कि इनमें तो भाई कौन सा होगा जो स्टोमेटा को नियंत्रित करता है। तो आपको मैंने इनके कार्य बताए थे कि नाइट्रोजन का क्या कार्य है, फास्फोरस का क्या कार्य है, पोटाशियम का क्या कार्य है। तो आप वहाँ से इसको क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। आप इसे पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। स्टोमेटा प्राय पोटाशियम व हाइड्रोजन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसकी सहायता से रंध्र खुलते हैं व बंद होते हैं। सहायक कोशिकाओं के प्लस को बोलते हैं भाई पोटाशियम। कदाड़ा के फॉर काइट करे रहो, यह है पोटाशियम। निकलने पर रंध्र बंद व पोटाशियम सहायक कोशिकाएं अंदर आने पर रंध्र खुल जाते हैं। जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? ये करती भाई रूट हेयर, मूल रोम। जो डाडी देखी होगी जड़ा का, हाँ वाह। निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? मन तो कर नहीं रहा भाई इसको उत्तर बताने के लिए, चलो फिर भी बता देता हूँ। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड।
क्लोरोफिल सेकंड आर ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये कैसा होता है भाई? क्लोरोफिल हरे प्रकाश को प्रवृत्त करता है, हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, हरे प्रकाश को स्थानांतरित करता है। वो भाई ये काम बिल्कुल नहीं करता। वो लाल और नीले रंग को सबसे ज़्यादा, लाल और नीले रंग से उसका संबंध है, इनसे नहीं है। क्लोरोफिल हरे रंग का एक लवक है। इसकी खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई क्लोरोफिल की खोज किसने की थी? तो ये की थी भाई सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। और कब की थी? 1885 में की थी। ये कांड पत्तियाँ एवं पौधे के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। हरित लोक के द्वारा ही पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीला रंग का अवशोषण अत्यधिक होता है। नाइट्रेट अपकारक किस में पाया जाता है? नाइट्रेट पाया जाता है भाई साइटोप्लाज्म में। किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। ये एक्टिव मोशन है भाई। ग्लाइकोसिल्स किस में होती है? ये भी साइटोप्लाज्म में होती है। कौन? ग्लाइकोसिल्स। गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम है। इसका भी उत्तर बताने का मन नहीं है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। 20 से 25 सेल्सियस, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन आ जाते हैं उनके उत्तर बताने का मन नहीं करता। पौधे में जल की हानि होती है, किसके कारण होती है भाई? ये होती है आपका ऑप्शन सी आएगा इसमें, रंध्रों परमघातक कोशिकाओं की कोशिका भी तथा जल रंध्रों से। स्टोमेटा सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड हाइडोथ। पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है भाई? अवशेषिक अम्ल, अवशेषिक एसिड पौधे में रंध्र बंद होने का कारण है। वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन कहाँ पे होगा? यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा इसमें, सी ऑप्शन। मेसोफाइटिक पौधे। वाष्पोत्सर्जन कहाँ होगा? मेसोफाइटिक पौधे के अंदर। निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? समान प्रकार का कार्य होता है स्टोमेटा और लेंटिल्स में। वाट निरपेक्ष श्वसन को किस नाम से जाना जाता है? वाट निरपेक्ष श्वसन को किस नाम से जाना जाता है भाई? ऑक्सीबायोटिक से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है ये भाई आपका, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? ये है भाई प्रजनक बीज के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रजनक बीज ही वह बीज होता है जो पादप प्रजनक अथवा जिस संस्था द्वारा उत्पन्न किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। यह बीज सीधे पादप जनक के देखरेख में पैदा किया जाता है और बीज में अत्यधिक। भैया के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करेंगे आप? वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक भैया बेल आइकन दबा लियो घंटा सा, ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, भगवान आपको जल्दी सरकारी नौकरी दे।